नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम चर्चा में पर। हर बार लेके आते हैं हम आपके लिए खास विषय, खास अतिथि और इस बार भी आदिवासी संस्कृति, आदिवासी संगीत को लेकर हम लेके आए हैं ये खास कड़ी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास अतिथि मालिनी काले जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मालिनी काले जी न केवल संगीत पे समर्पित उनके कई किस्से हैं, कई उनके प्रयास हैं, बल्कि साथ साथ आदिवासी जो संस्कृति है उस पे भी मालिनी जी द्वारा लगातार 50 वर्षों से कार्य किए जा रहे हैं। अभूतपूर्व आपके द्वारा काम किए गए हैं मालिनी जी। लगातार जो वागड़ संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, उसको लेकर आप काम कर रहे हैं जी। परंतु जिस प्रकार से राजस्थानी जो कलाएं हैं, राजस्थानी संगीत है, राजस्थानी विविधताएं हैं, उसी के साथ में उसकी पहचान तो विश्व भर में है। परंतु अगर हम बात करें आदिवासी संस्कृति की, वागड़ संस्कृति की, आज वागड़ संस्कृति की पहचान भी विश्व पटल पे जानी जा रही है। क्या कारण है इसके? मूल कारण तो यह है कि जो वागड़ क्षेत्र आ रहा है उसमें हमारे 3 प्रमुख जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बेसिकली ये तीनों क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र, अरावली की छितरी हुई पहाड़ियों में बसे हुए हैं। माही नदी वहाँ पर इतनी अच्छी बह रही है और इनका कल्चर ज़्यादातर ये लोग, मतलब आज मेरे को जो याद है भीलों की संस्कृति और उनका वातावरण में जिसमें पली बड़ी हूँ मैं, 1946 में मेरे पापा राजस्थान में आ चुके थे, रत्नागिरी से, महाराष्ट्र से। उनका सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस थी, उस समय तो स्टेट टाइम था तो बचपन से ही हाट बाजार में ये लोग सब खरीदने के लिए आया करते थे। अदर देन स्कूल में, क्योंकि मैं म्यूज़िक लेक्चरर और इंग्लिश की लेक्चरर भी रही हूँ, तो स्कूल में जो बच्चियाँ आती थी वो सब बेसिकली सब ट्राइबल थे, सभी तरीके के। लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि जिस क्षेत्र से, जैसे हमारा जो ग्रोन अप एक महाराष्ट्र परिवार में हुआ है, तो मेरे पापा खुद अच्छे संगीतकार थे, गाते थे बहुत अच्छा शास्त्रीय गायन। और इनके गीत जब मैं सुनती थी तब मुझे ऐसा लगा कि ये और सारे संगीत से बिल्कुल भिन्न है और इसमें कुछ ऐसी विशेषता है जो और किसी जो जनजाति के गीत है उसमें नहीं है, न हमारे शास्त्रीय संगीत के अंदर है। नॉट पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द म्यूजिक। हम इसको, इसलिए फिर मैंने अपने पापा से जिक्र किया था कि बाबूजी मेरे को इनके जो ये लोग गाते हैं तो इनके गीतों में मेरे को अपने वैदिक काल के जो 3 स्वर है, नीसा रे सा, ये ध्वनि मेरे को उस इनके गीतों में मिलती है। और तब मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम इसके ऊपर काम करो और लिखना शुरू करो। इस प्रकार से जो सफर है, मतलब महाराष्ट्र के रत्नागिरी से शुरू हुआ सफर, राजस्थान आया और मुझे लगता है शायद वागड़ ने ही आपको बुलाया। आप वागड़ नहीं आए, वागड़ ने आपको बुलाया। वागड़ ने मेरे बिल्कुल हमारे पूरे परिवार को, मेरे पापा को बुलाया। सेंट्रल सर्विस में पोस्टमास्टर थे, वो खुद अच्छे गायक थे, तो उन्होंने खूब अप्रिशिएट किया और शायद हमको ये ऊपर वाले ने भी ये मौका दिया कि हम इस संस्कृति को आगे तक बढ़ा करके ले जा सकते हैं। वागड़ की संस्कृति में आना और इस संस्कृति में रच बस जाना और इसी संस्कृति को देश भर और दुनिया भर में पहुंचाना, क्योंकि एक संस्कृति, इस पर आप बता रहे हैं कि एक विशेषता है, परंतु जो विशेषता है उस पर हम प्रकाश डालें तो ऐसी क्या विशेषता है कि महाराष्ट्र से आए बाद इस संस्कृति ने आपके दिल को छू लिया और इसी संस्कृति को आज आप विश्व पटल पर पहचान दिला रही हैं। बिल्कुल सही है। जैसा मैंने आपको बताया, इनके गीतों को इतना सुना है और इनके जो नृत्य ये लोग करते हैं, जो फोक डांस करते हैं, उसके साथ में इनके साथ मेलों में जाकर के खूब नाचा है मैंने। मेरे गुरु, जिसको मैं कहूँगी मेरे गुरु भाई थे, विजय वर्मा साहब, जो राजस्थान के कमिश्नर थे उदयपुर जिले में। तो जब उनको ये पता चला कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ, उनका मेरे को बहुत बड़ा गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे को उनका इतना बड़ा सानिध्य मिला है कि जितने भी वर्क मैंने गरासियों में भी काम किया, भील जनजाति के बहुत सारे पहलुओं को लेकर के किया, तो उन्होंने वो कहते गए, मेरे पापा भी मुझे कहते रहे कि खूब काम करो, खूब लिखो। और विजय वर्मा साहब का मुझे इतना सानिध्य मिला, मेरे सारे थीसिस, 4 किताबें मेरी पब्लिश हुई है वेस्टर्न कल्चर से ही। फंडिंग भी उन्होंने किया था, मैंने रिसर्च वर्क किए और प्रीफेस सारे विजय वर्मा साहब के लिखे हुए। तो इन लोगों का, इतने बड़े गुरुओं का, मेरे पापा का जब मुझे आधार मिलेगा तो निश्चित रूप से इसको मुझे आगे बढ़ाना, सहयोग मिलता रहा आपको और लगातार वो एक प्रेरणा बनता रहा काम करने की। परंतु आपने बात करी भी गरासिया और भील जनजाति पे,
तो भील जनजातीय और गरासिया जनजातीय में ऐसी क्या विशेषता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वागड़ क्षेत्र है वहां पे गरासिया और भील जो समुदाय है वो पाया जाता है। राजस्थान की संस्कृति और जो भील संस्कृति है उस वो किस प्रकार उसको और एक नई विशेषता देती है? बिल्कुल, उसको मैंने डिफ्रेंशिएट ऐसा किया है कि गरासियों पे जब काम किया था तो उनके गीतों में थोड़ा सा सुपर क्वालिटी, क्योंकि राजस्थान के उसमें टच में ज़्यादा है ना, माउंट आबू आ गया, सिरोही जिला आ गया, तो और गुजरात अम्बा माता का जो है ना, गुजरात से भी उनकी लिंक हो गई, तो उनके गीतों में कुछ सुधार होता गया। कहना चाहिए कि गुजरात का भी टच आया, राजस्थानी गीतों, लेकिन एक्चुअली केवल भील संगीत ऐसा है जिसमें किसी का मिश्रण नहीं हुआ है, जो कुछ भी है उनका ओरिजिनल है। इसलिए मैं जो 3 स्वरों की बात कर रही हूँ, उनके सारे गीतों में उन 3 स्वरों का ही हमको उदाहरण मिलता है गाने गाते समय। तो इट इज़ वेरी फैंटास्टिक, मतलब एक्सट्रीम चीज़ है वो। और जैसा मैंने बताया था, इनका जो ताल पद्धति, इनकी जो ताल नहीं है इनके किसी गीत के साथ में, अच्छा। केवल एक लय उनकी बनी रहती है, जिसको वो हुर्र, हाँ, रे, इन शब्दों को लगा करके उसको जो लयकारी बनाते हैं। हमारे दर्शकों के लिए गा के बता पाएंगे किस जी प्रकार? हाँ, बता दूं अगर मैं। हम इस पर उसको समझ में थोड़ा आसानी होगी कि किस प्रकार जो ये संगीत है ये लयबद्ध है, तालबद्ध नहीं है। एक छोटा सा गीत में गा के बता रही हूँ। एक्चुअली इस गीत में भी देखिए, मैंने ये भी देखा है कि इनके कुछ गीत ऐसे हैं जो महिलाओं को जब शादी करके जाती है और उसके आगे के जीवन के लिए जो शिक्षा देनी है, तो ऐसे वो गीतों के माध्यम से किस तरीके से अपने संस्कार उस बच्ची के अंदर पैदा करते थे, संस्कार उन संगीत के माध्यम से और उन संस्कारों को किस तरह से उस बालिका को देते थे जो शादी करके जाने। अब एक गीत जो मैंने लिया है अभी, उसमें देखिए कि लड़की ब्याह करके गई है, साल भर हो गया, बच्चा होने वाला है जी। तो उस बच्चा होने वाला है, वो जो उन्होंने कंपेयर किया है, वो उसमें किया कि एक छोटा आम का पेड़ है, उसमें पहली बार आम लगने वाला है, फूल खिलने वाले हैं। इस प्रसंग को लेकर के वो अपनी बेटी को शिक्षा देते, मैं गा के सुनाती हूँ। नानक आंबे मोरे आयो ने, फूला ने फल लागी रे, कैना वाली नानेडी ने पियोरिये पोसावो रे। दिस इज व्हाट, वो जो मैंने रे को खींचा है वो उसकी लय को बराबर बनाए रखता है। और कंसेप्ट देखिए आप, छोटे आम को पहली बार फूल खिला है, उसी तरीके से इस बच्ची को पहली बार बच्चा होने वाला है, तो ये उनके लिए एक प्रसन्नता है। ना केवल प्रकृति को, बिल्कुल प्रकृति को लेते हुए, प्रकृति को लेते हुए उन्होंने वो जो उदाहरण दिए हैं, इट इज एक्सट्रीमली, मतलब आई थिंक सो कि मेरा जितना रिसर्च भील संगीत पे मैंने किया, द बेस्ट वन इज दिस सॉन्ग। मैंने इसको सबसे नंबर 1 पे डाला है। कितना छोटा सा प्रकृति का उदाहरण दे करके उस बच्ची को समझाया गया। ना केवल प्रकृति दर्शन देखने को मिलता है, बल्कि जो संस्कार दर्शन है हम कह सकते हैं, वो भी आदिवासी संस्कृति में देखने को मिलता है। 50 साल का जो समय है मालिनी जी, वो आपने इस संस्कृति को दिया है, परंतु इस संस्कृति के जब हम जड़ों में जाएं, तो क्या कारण है कि ये संस्कृति, सभी संस्कृतियों की जो भारत देश है इसमें अलग अलग जनजातियां मौजूद हैं, अलग जनजातीय क्षेत्र मौजूद हैं। इन सभी जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार आपको लगता है कि जो वागड़ संस्कृति है और जो भील जनजाति है, उसका संगीत, उसकी संस्कृति एक अहम योगदान निभाती है? जैसे उसका कारण, मूल कारण है तो यातायात की दृष्टि से आप देखिए, सड़कों का निर्माण तो हुआ नहीं था। मेरे को याद है 45, 47, 40, 51 जी, बांसवाड़े का प्रोग्रेस नहीं था, सड़कें नहीं थी। रतलाम से एक बस आती थी, सुबह निकलती थी, शाम को आती। मेरे पापा खुद पोस्टमास्टर थे, डाक आती जाती रहती थी। सुबह की जो डाक थी, रात शाम को जब बस आती थी तभी, मतलब सड़कों का तो निर्माण था ही नहीं। अदर देन पूरा जंगल था। शिक्षा का प्रचार बिल्कुल नहीं था। छोटी छोटी स्कूलें थी, उसमें मुश्किल से लड़कियों का तो पढ़ना बहुत दूर की बात थी। सवर्ण की लड़कियां ही नहीं पढ़ रही थी, तो यहाँ तक तो ये समय के साथ में आधुनिकता भी आई, जो विकास भी वो भी आया। विकास होता है गया, वैसे वैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ा जी। अदर देन फिर एजुकेशन जहाँ आया, और जैसे माही डैम बना बांसवाड़े में, तो डैम के साथ में बाहर की कम्युनिटी सारी आई, मतलब गवर्नमेंट के सारे वो आए, तो परिवर्तन धीरे धीरे करके जैसा। लेकिन इनका जो मूल है वो क्यों बचा रहा? क्योंकि ये लोग आज भी खेतीहर लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और इनकी जो जीवन शैली है
वो आज भी अपने आप में ये लोग इतने मतलब उस संस्कार को मानने वाले लोग हैं जो आज तक ही वो बने हुए हैं। और वो संस्कृति, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ इन लोगों के बीच में कहती हूँ अपने संस्कारों को हमको नहीं छोड़ना है। हम आज महाराष्ट्र से आए लेकिन हमने अपनी संस्कृति को बचा के रखा। हम अपनी पहचान हमारी संस्कृति है। तो मैं तो अब आने वाली पीढ़ियों से भी जहाँ भी जाती हूँ, इतना पूरा जीवन मैंने इनके साथ बिताया है, उनको ये कहती है अपनी संस्कृति को बचा के रखो, इन गीतों को बचा करके रखो, इनको विलुप्त तो मत होने दो। बहुत अच्छे संस्कारों वाले गीत है। ये तो बात हुई संगीत की विशेष तौर पे। अगर हम बात करें सभ्यता और मान्यताओं की, तो किस प्रकार लगता है क्योंकि जो जनजातीय संस्कृति है जी। वो प्रकृति पूजन से जुड़ी हुई देखी मानी जाती है जी। कि उसमें जो संस्कार है उसका अहम योगदान है, प्रकृति पूजन का अहम योगदान है, बिल्कुल है, जो उसको एक विशेष रूप से अलग बनाती है बाकी संस्कृतियों, बाकी मान्यताओं से। उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो वागड़ क्षेत्र की संस्कृति को एक विशेष बनाती है? देखिए भील संस्कृति की सबसे अहम बात जो मैंने देखी, ये लोग मतलब मेरे को याद है 50-51 की बात में जब ये लोग हाट में आते थे, ये लोग बाहर के लोगों से डरते थे, इनसे बात करना कतई पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे जो कुछ हमारा जीवन चरित्र का सेटअप है उसमें कोई हमको डिस्टर्ब करे, क्योंकि वहाँ तक लोगों की सोच नहीं थी, पढ़े लिखे लोगों की भी सोच उनके प्रति नहीं थी अच्छी। लेकिन हमको समझना पड़ेगा ना, किसी क्षेत्र पर्टिकुलर को अगर हम उस जनजाति के बीच में जब हम रह रहे हैं तो उनके मूल्यों को हमको समझना होगा, उनके संस्कारों को समझना होगा। तो ये काम मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए उस समय राजाओं का भी राज्य रहा है, तो ये अपने जो भी उनके स्वामी जिसको वो मानते हैं, तो राजा लोग थे तो उनका तंत्र था, तो अपने भगवान ही मानते थे वो, क्योंकि अन्नदाता वो थे। हालांकि खेती सब थी पर अंकुश तो उनका राजाओं का था ही से। परंतु जैसे आपने बताया मालिनी जी कि हाँ जी। एक जो संगीत है, भील संगीत है, ये लयबद्ध है, तालबद्ध नहीं है। जी। ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बाकी संगीत में मिलती है, जब शास्त्रीय संगीत हो या फिर हिंदुस्तानी संगीत हो या लोक संगीत हो, वहां वो चीजें मिलती हैं, परंतु इस संगीत में जो आदिवासी संगीत है इसमें वो चीज नहीं मिलती, वो पूर्ण रूप से भिन्न है? क्योंकि देखिए शास्त्रीय संगीत का जो पक्ष रहा है जी। मध्य युग में स्वामी हरिदास थे, है ना, जी। और शास्त्रीय संगीत के गायक कलाकार थे उस समय, जो भी विद्वान लोग रहे हैं, जी। उन्होंने सारा भरतनाट्य शास्त्र पूरा संगीतमय है। इंस्ट्रूमेंट पे बात की, लेकिन पर्टिकुलर जो ट्राइबल के संगीत का पक्ष रहता है, संगीत मतलब गायन वादन नृत्य, तीनों कलाएं मिलकर के ही संगीत शब्द बना है। तो एक तरफ तो जो लोक गीत है इनके, जो मैंने आपको बताया, तो मैं उनको लोकगीत भील गीत कहती हूँ मैं, भील गीत, क्योंकि भीली गीत उन लोकगीतों से भी डिफरेंट है। हम राजस्थानी गीत से भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इनका एक अपना अलग सेटअप है उन गीतों का। जी। जैसे बताया कि स्वर 3 स्वरों का वो है, ताल इनके साथ नहीं बजता है, कोई वाद्य यंत्र इनके गीतों के साथ नहीं बजता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो लय बंदी हुई है उसमें कुछ शब्द लगा करते हैं। अब देखिए जो वाद्य है इनके, वो वाद्य केवल अलग अलग जितने भी मैंने लगभग इनके 35 वाद्यों को सर्च कर लिया जी। और अपने म्यूजियम में मैंने भी लगा रखे हैं। और उनका सबका रिदम जो एक बनता है, तो उनकी ताल भी बनती है 1 2 1 2 1 2 1 2। तो उसमें शास्त्रीय संगीत के ताल का कोई स्थान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, और हमको भी चाहिए कि हम उसको मिश्रित करके उस गीत को, इनके गीतों को कहीं अछूता ऐसा बनाए रखे जो आगे की पीढ़ियों तक ये समझे कि ये इनका गीत है, ये इनके वाद्य, ये इनके वाद्य यंत्र है। हम अपनी तरफ से उसको अप्लाई करके उसको बिगाड़ने की कोशिश कतई नहीं करें। जैसे वो मूल स्वरूप में है उसी को आप आगे तक ले जाना बहुत जरूरी है करने का कि प्रयास जो कर रहे क्वालिटी उनकी इन चीज़ों में है। जैसे इनके वाद्य यंत्र मैंने बताया आपको, तो जब ढोल, कुंडी और थाली, 3 मेन इंस्ट्रूमेंट, थाली तो अपने कांसे की थाली ना, डंडा लेकर के उस पर रिदम देते हैं, और जो छोटा सा एक कुंडी होती है मिट्टी की बनी हुई, उस पर चमड़ा मड़ा रहता है, उसके ऊपर वो 2 लकड़ी के उससे बनाते हैं, और ढोल इनका बड़ा होता है, तो उसके ऊपर वो, तो चाहे वो नाचते भी हैं, तो उसके साथ वो जो उसकी धुन बजाते हैं वो भी 1 2 1 2 के हिसाब से ही चलती है। मतलब पर उसके साथ, पर गीत के साथ में इनका इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं बजता है, ताल विशेष नहीं है। ताल विशेष मतलब शास्त्रीय संगीत की तरह तालों को कैटेगराइज नहीं किया इन्होंने,
वही ताल है उनकी, 1 2 1 2 1 2, उसको समझने की जरूरत हम लोगों को है। ऐसे मूल रूप से जैसे शास्त्र में किरवानी दादरा आगे जो होते हाँ, हैं। ऐसा नथिंग नथिंग लाइक, मैंने सबको कहती नहीं, इनके साथ हारमोनियम बजाने की ज़रूरत नहीं है। इनके जो स्वर गले में से निकल रहे हैं, वो हारमोनियम में नहीं निकलेंगे, उल्टा हम उनके स्वरों को और कम कर देंगे, क्योंकि उनके साथ जो श्रुतियाँ लगी हुई है, संगीत के स्वरों के साथ प्रत्येक सुर के साथ श्रुतियाँ हैं, तो वो श्रुतियाँ भी हमको सुनाई देनी चाहिए, वो इनके वो गीतों में। श्रुतियाँ किस प्रकार, अगर आप किस प्रकार? गा के सुना पाए हमको। मैंने अभी जैसे आपको बताया, एक गीत और है जी। जिसमें मैंने, एक तो ये जिस पे विश्वास करते हैं ना, उस पे इतना अटूट विश्वास होता है उनका, बशर्ते कि आप उनके साथ ईमानदारी से, है ना, उनके जीवन को समझते हुए उनके साथ रहें, जी तो दोनों बात है, आपके लिए समर्पित है वो। जी तो राजाओं के राज्य था उस समय, तो वो दो राजाओं का अगर झगड़ा हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि मेरा राजा अगर किसी दूसरे राजा के साथ अगर लड़ाई कर रहा है, जी। तो मैं अपने राजा के लिए ऐसे ऐसे शस्त्र लाऊंगा कि मैं उसको जिता के रखूंगा। मैं अपने राजा का सम्मान करता हूँ, वो मेरे अन्नदाता हैं, तो मैं उसके लिए गाऊंगा। तो देखिए एक गीत में गा जी करके जी बताते जी हैं, जो बिल्कुल। बड़ा अच्छा गीत है। जी उसमें एक उदाहरण दीजिए, घूगरी टीमण, कांटा होता है ना, कांटे का वृक्ष होता है, छोटा सा पौधा होता है, जी उसमें कांटे लगते हैं। तो कैसे कहा है उन्होंने कि अब युद्ध होने वाला, ही ना कह रहे हैं, कोई पास वाला राजा है, जी वो घुघेरी जो है, वो जो कांटे जिस तरह से एक दूसरे में फंस जाते हैं, जी वैसे दो राजा आपस में लड़ाई करके फंसने वाले हैं। तो गीत बताती हूँ मैं। मतलब पुनः पुनः प्रकृति को साथ में लेके, पूरा प्रकृति, एवरीथिंग इज प्रकृति, प्रकृति इनका को साथ में लेके पूरे जीवन में गीत जोड़ा गया है। प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। कोई गीत आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली, जिसमें प्रकृति साथ नहीं दे रही होगी ना। जी जी मैम। चलिए गीत बताती हूँ मैं। जी घूगेरी टीमण तो रईडो लाग्यो रे वाले माँ, रतलाम वाला कारीगर तने विनवू रे लाले माँ, ताजी ताजी तलवारे कड़ी लाओ जो रे वाले माँ, राजो राजो रे नी तो रईडो जागो रे वाले माँ, कालगढ़ वाली लोवारी तन विंदू रे वाले माँ, ताजी ताजी बंदूके घड़ी लाओ जो रे वाले माँ। इस गीत में कि मैं अपने राजा के लिए बढ़िया सी तलवारें बना के लाऊंगा। कालगढ़ आता है शब्द कुशलगढ़ के लिए, जो एमपी से जुड़ा जी हुआ जी है, बिल्कुल वहां से बिल्कुल। मैं तलवारें बना करके लाऊंगा। जी तो देखिए इनके गीतों का जो गाने का वो है, शास्त्रीय संगीत में या दूसरे संगीत में सुर बांधते हैं हम, जिसको कहते बिल्कुल हैं बिल्कुल। सुर साध के फिर गाते हैं। इनके अंदर क्या है, इनके गाने गाते समय एक्सट्रीमली पूरा मतलब तैयार होकर के उनको गाना पड़ता है। तो कहते हैं कि जैसे मैंने उनको कहा कि आपको ये गीत गाना है, तो मेरे को कहते हैं मेरे 2 मिनट मेरे को देंगे, वो सब बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं। और मैंने भी जैसे अभी आपको गा के सुनाया, शास्त्रीय संगीत गाना ज़्यादा आसान होता है मेरे लिए, सुर लगाया और गाना शुरू किया, इसमें पूरे फेफड़े मेरे काम करने लग जाते हैं। और वो जो साउंड निकलती है ना स्वरों गीत गाने की, वैसे गोलाई के अंदर उस सुर लागो रे वाले माँ, तो ये जो साउंड निकल रही है केवल भील संगीत में मिलेगा और कहीं नहीं आपने मिलेगा। अभी अभी गाया, आपने, मुझे लगता नहीं शायद कोई वाद्य यंत्र की कोई आवश्यकता थी इसके नहीं अंदर, थी, नहीं ना चाहिए, ना किसी सुर की ना आवश्यकता थी। किसी ने, बस अपने आप को तैयार करना है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द गीत, मतलब हमको गाने के लिए एक बार तैयार होना पड़ता है। वो उनमें भी देखा मैंने, वो कहती मैडम 2 मिनट, और फिर थोड़ा अच्छे से तैयार, फिर कहती अब शुरू कर, फिर वो करती तोक, मैं गाऊंगी और आपको तोकना है। तोकना मतलब मैं जहाँ से खत्म करूँ आपको उठाना वहीं है। से 2 उठाना ग्रुप है, 2 ग्रुप है ना, लेडीज का एक ग्रुप, मैं गा रही हूँ, हमारा ग्रुप गा रहा है, हम जैसे खत्म करें उसके पहले आपको उठा लेना है। तो ये जो कड़ी है, उस बिना उसको बिना ब्रेक किए, ताल की रिदम को बिना ब्रेक किए, जबकि ताल नहीं बज रहा है उसमें, क्या इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल इवन देन जैसे ही मैं खत्म करूंगी उसका वाह गोडे वाले माँ, ये मैं माँ जो कर रही है ना, इसमें ही वो दूसरा वाला ग्रुप उसको उठा लेगा पहले। तो कह सकते हैं इस प्रकार शास्त्र में एक जुगलबंदी होती है, जुगलबंदी तो इनमें भी है, उस प्रकार से ये जुगलबंदी। जुगलबंदी तो है इनका कंप्लीट। जो कुछ भी है तो महिलाएं गाएंगी, पुरुष तो जो घुमरा नाचते हैं जी उसमें एक तरफ की महिला वो तो गाती है गीत को, और फिर वो जैसे शुरू करती है, जैसे कि अब आप टोकना मतलब गाने को जी आप उठाना, तो जैसे कि तो उनका खत्म होने से पहले वो उठा लेती है। ये जो म्यूजिकल एस्पेक्ट है इसका, इतना खूबसूरत है
किसी किसी के गीत में नहीं। ये जो तालमेल है ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंप्लीटली किसी गीत में, सिर्फ किसी लोक संगीत में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और वो ये जो गाने आदिवासी का टोन है, संस्कृति में है। वो जो गोल घुमा करके आवाज निकाल रहे लागो रे, अब देखिए कितना सांस को मेरे को पकड़ के, तो उनको भी लगता है। बिल्कुल। तो मैं उनके, मेरा पूरा साइकोलॉजिकल भी मैं उनको देखती हूँ, फिजिकल भी उनका वो सारा मैंने अध्ययन किया है। तो मुझे लगा कि भगवान ने इनको एक बहुत बड़ा वरदान दिया, जीवन को जीने का संगीत के माध्यम से जो दिया है वो। और शायद यही शायद आदिवासी संस्कृति की खूबसूरती है। बहुत खूबसूरती है, बहुत एक्सट्रीम खूबसूरती है। और मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये कहती हूँ कि आपकी संस्कृति को बचा के रखिए। आप जैसा कोई भी दुनिया में नहीं गाने के सक्षम है, वह नकल करके नहीं गा सकते हैं। आपको अपने को बचाना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को बचाइए, हमारे खेतों को बचाइए। हमारी फसलों में इतना आपको मक्की इतना अच्छा है, बांसवाड़ा का पूरा ये क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, गेहूं अच्छा है, चना अच्छा है, चावल इतना अच्छा होता है। जो वागड़ तो का मक्का बिल्कुल है, वो उसकी पहचान मक्का पूरे देश भर बिल्कुल में है। पूरे देश भर में। तो आप उसको मत छोड़िए, फालतू नए की चीजों लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो ट्रेडिशनल खाना खाइए, हो तो उसमें जो स्वाद है वो इसमें नहीं, इसमें भोजन की आप बात कर रहे हैं, तो जो भोजन पद्धति है जी। जो वागड़ की और जो आदिवासी समुदाय की जो भोजन पद्धति है, हाँ। वो किस प्रकार विशेष है? वो देखिए, मक्की मक्के सबको अच्छी लगती है मक्की, नो डाउट। आज तो सभी उस फूड के लिए तरसते हैं लोग। चना आपके पास इतना अच्छा है। तो देखिए, एक चीज मैंने इसमें देखी कि लोग जब काम पे जाते थे, तो मैंने इनसे पूछा कि आप सुबह से निकल जाते हो काम के, तो आप लोग दिन भर के खाना बाहर तो खाते, उस समय तो था भी नहीं और आज भी नहीं, आज तो क्या रहा, तो आप लोग फिर कैसे, मतलब पूरे दिन भर कैसे रहते हो भूखे? उधर वो मौड़ा ना, मौड़ा बनता, तो मौड़े के जो फूल होते हैं, तो बोले उसने कि 4 मौड़े के फूल, 1 मुट्ठी चना है ना, सेके हुए जी। उसमें कढ़ाई में, कड़ेले में मिट्टी के उस पर सेक लेते। बोले फिर हम उसको यूं करके इकट्ठा करते हैं, 1 मुट्ठी वो खाते हैं, हमको मैडम तुमको दिन भर की एनर्जी मिलती। सो फंटास्टिक। मतलब बहुत, इनके जीवन के ऊपर जो मैंने काम किया है, मुझे अभी भी ये लग रहा है कि 2-3 कितने ही आर्टिकल में पढ़ चुकी हूँ, कितना सब्जेक्ट इसके ऊपर लिखा है मैंने। अभी भी लगता है कि अभी और मेरे को काम कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ऊपर वाला मेहरबानी करे, और मैं हर बार कोई नया पक्ष लेके उनके उनमें। एक अभी आपने अभी जो हम बातचीत कर रहे थे संगीत के ऊपर, तालबद्ध लयबद्ध के ऊपर, तो आपने घुमरा नृत्य की आपने बात करी। घुमरा नृत्य किस प्रकार विशेष है, किस प्रकार से वो किया जाता है, उस पर प्रकाश डाल पाए? तो जैसा मैंने आपको बताया, जो घुमरा नाच है, मेलों के अंदर जब ये जाते हैं तो महिलाओं का एक ग्रुप है और एक तरफ लड़कों का या यंग जो भी हमारा यूथ है जो कर रहा है उनका है। तो एक तो गीत का माध्यम से बता दिया, दूसरा जो घुमरा होता है इनका, वो वाद्य यंत्र के ढोल, कोंडी, थाली, उस पे जो, और शहनाई बोलते हैं वो, पर उसके तांबे के वो जो बिगुल होता है ना, बिल्कुल उस तरह का। अदर देन इनकी जो बांसुरी होती है वो 2 बांसुरियों को मिला करके अलगोजा हाँ, लेकिन उसमें सुर केवल वो 3 ही निकलेंगे, उसमें गुंजाइश नहीं आपको बहुत सारे सुरों को लेने की। हाँ, वो भील की संस्कृति का बहुत बड़ा पक्ष है। तो उन 3 सुरों में वो ऐसे ऐसे करके उस पर जाए, तो कौंडी, थाली और उसकी जो रिदम बजती है, उसके साथ जब ये नाचते हैं, उनके 7 प्रकार मैंने खुद ढूंढे निकाले। जो रिदम ये ले रहे हैं, ढोलक और उसकी, ढोलक तो लेते ही नहीं, ढोलक तो इनका है नहीं, नगाड़ा और उसके ऊपर, उसमें इनके 7 प्रकार से वो लोग उसको बजाते हैं। और मैंने उसको डिफ्रेंशिएट किया, मेरे गुरुजी को मैंने बताया, मैंने कहा सर इनकी जो रिदम है इनके 7 प्रकार है। तो बोले कैसे? मैंने कहा उसी के अनुसार वो नाचते हैं ना, उसमें उनका पैर का जो संचालन होता है वो उसी रिदम के साथ। तो न केवल संगीत एक विशेष महत्व रखता है, बल्कि जो नृत्य भी है, उनके गीत अलग हैं, उनके नाचने का जो अंदाज है, जो उनके स्टेप्स जो लेते हैं, वो पद संचालन, जिसको हम कथक की श्रेणी में डांस के लिए अपन यूज करते हैं, तो वो लेने का भी उनका पैर का। आप ऐसे इजीली कोई उनके साथ नाचने खड़ा हो जाएगा तो पैर की टक्कर लग के गिर ही जाएगा। तो वो प्रैक्टिस करना, मतलब कि 1-2-1-2 उनकी जो रिदम है, उसके साथ पैरों का संचालन, और जो इंस्ट्रूमेंट उनके बज रहे हैं उसमें भी वही रिदम, और बस वही मस्ती से रुमाल लेकर के, कितने तरह उसके भी 7 प्रकार मैंने उनके नाच के निकाले हैं कि इतनी रिदम इनके इसमें है, उतने प्रकार के उनके पैर के स्टेप्स है। इस प्रकार की विविध और ये अद्भुत जो संस्कृति है, चाहे वो भील संस्कृति हो, वागड़ संस्कृति हो, उस पे आपने इतने लंबे समय काम भी किया है, इस पर आपने बहुत अच्छा बेहतरीन रूप से प्रकाश डाला। न केवल हमें रूबरू कराया बल्कि दर्शकों को रूबरू कराया कि किस प्रकार ये संस्कृति
अनंत है इसको, जिसको आप अभी तो भी कह रही हैं कि मैंने इतने साल बिल्कुल। लगा दिए, परंतु मैं अभी भी इसको अभी भी जानने इसमें बहुत कुछ, शोध कर रही हूँ। बहुत शोध करने की जो हमारे जरूरत है। दर्शक हैं, हमारे युवा हैं, क्योंकि युवा ही देश का जी भविष्य है, बिल्कुल सही। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है कि वो इस संस्कृति को किस प्रकार बचाएं और इस संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार वो कार्य कर सकते हैं? देखिए, एक तो यह है कि हमारी संस्कृति को हम ही बचाएंगे तो बचेगी। हम में आप और हम सभी आ गए। तो मैं तो अपने विद्यार्थियों को, मेरे पास जितना भी यूथ आता है, आज भी बीएड कॉलेज में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं इनको ये कहती हूँ कि एक तो आप मेलों में जो नाच रहे हो ना, ऐसे ही नाचो। ये न ये डीडी, ये जो फालतू के वो लगा के डीजे लगा के नाचते, इसको हटाओ, ये अपने काम की चीज़ नहीं। आपका मूल ही इतना अच्छा नृत्य है, आप उसको आगे बढ़ाइए। जो गीत हैं आप उसको गाइए। मैं गर्ल्स को भी सबको ये कहती हूँ। अब मेरे पास में भी, जैसे मैं संगीत महाविद्यालय चलाती हूँ, मेरे पास में शास्त्रीय संगीत का पूरा है। बहुत बच्चे आते हैं, 100-200 बच्चे साल भर में, उससे भी ज़्यादा शास्त्रीय संगीत भी पढ़ रहे हैं। पर ट्राइबल के जो बच्चे आ रहे हैं वो भी अच्छा गाने लग गए हैं। वो मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं उनको शास्त्रीय संगीत के रूप में गा सकूं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो ये भी उनको पता होना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत ये है और ये हमारा अपना मूल है। ना केवल आप उसको संगीत को बढ़ा रही हैं आगे, बल्कि बिल्कुल। सभ्यता की प्रोत्साहन के लिए भी युवाओं को प्रेरित कर रही हैं, उनको जानकारियां दे रही हैं। ये थी हमारे साथ में आज इस विशेष चर्चा में पर मालिनी काले जी, आप समय निकाल के मैडम पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। इस प्रकार की जो संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति को बचाने में, उसके प्रोत्साहन में, उसके विकास में युवाओं का ही योगदान है। तो विशेष है कि हम उसके प्रोत्साहन में लगातार काम करें, न केवल हमारी संस्कृति को बचाएं बल्कि इसको विश्व पटल पे इसको लेकर जाएं। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे एक नए अतिथि के साथ में, नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।